देखो सब लोग ध्यान दो, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? रियल एंड अपेरेंट, ठीक है। देखो तो ये वाला डायग्राम बनवाया था कंटेनर वाला, आपने बना लिया था? देख लो, जिसने नहीं बनाया था समझ लो एक बार। क्या बताया था कि बेटा बातें मत करो, एक कंटेनर के अंदर जो है, इस कंटेनर की गहराई को हम लोग टी कह देते हैं। इस कंटेनर की डेप्थ को क्या कह देते हैं? टी। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। हमने बताया था कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, सही है। और लाइट क्योंकि डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई थी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया था, सही है। और इसी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ से कोई आदमी अगर देख रहा होगा तो उसको यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पे दिखाई देगी। तो ए से लेके आई तक को क्या कहते थे? अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ। और ओ से लेके, ए से लेके ओ तक को क्या कहते हैं? रियल डेप्थ, सही है। तो ये शायद इतना बता दिया था, पक्का बता दिया था। अब इसके बाद बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या ये मीडियम, इसको सेकंड मीडियम कह दो, ये कौन सा मीडियम हो गया? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। आ गया सबको समझ में? AO अपॉन AI। अब इसके बाद भैया समझना क्या है कि अच्छा ये डेरिवेशन जो है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन क्लास 12th में है, अभी नहीं है ना, आप पे कोई काम करनी है डेरिवेशन। और क्या समझने जैसी चीज है, इस डायग्राम को अगर पूरा कंप्लीट करोगे, देखो ये एंगल I है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल I हो गया, और ये एंगल R है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला कितना हो गया? बस यहीं पे हम लोग ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये डिराइव हो जाता है, ठीक है। लेकिन करना नहीं है फिर। और एक चीज और समझो, ये जो OI है, OI, ये OI क्या है? शिफ्ट। OI क्या है? शिफ्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज में कितना शिफ्ट आया, कितनी ऊपर बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज। ये शिफ्ट कैसे निकालोगे? शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट निकालने का, वैसे तो शिफ्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, OI इज इक्वल टू OA माइनस IA या AO माइनस AI, AO माइनस AI। बात समझ में आ रही है? अब इसी से वो डेरिवेशन बनता है। कहो तो डेरिवेशन बता दे, कहो तो डायरेक्ट लिख दे। डायरेक्ट लिख दे। देखो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है OI, यानी कि शिफ्ट का फॉर्मूला होगा D, ये D, शिफ्ट को क्या कहोगे? D इज इक्वल्स टू T 1 माइनस 1 अपॉन NW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये D मतलब शिफ्ट, शिफ्ट मतलब OI, यही OI क्या है? D क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आ गया सबको समझ में? डायग्राम बनाया था उस दिन? नहीं बनाया था? बना लीजिए। डायग्राम बना के ये वाला फॉर्मूला लिख के, शिफ्ट का फॉर्मूला लिख के सब कर लीजिए। हाँ आगे देखिए, यहां तक लिखने के बाद अब आप लोग आगे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट।
ये शिफ्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बोले फैक्टर्स अफेक्टिंग। सबसे पहला तो देखो इस फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई दे रहा है, तो लिखो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, शिफ्ट डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? देखो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द शिफ्ट। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा, और रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा उतना ज्यादा शिफ्ट। सीधी सी बात, रिफ्रैक्शन की वजह से तो है शिफ्ट, तो अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो शिफ्ट ज्यादा होगा। नहीं समझे? कहाँ गुप्ता जी लेट आ रहे हो? चलिए ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया? समझ गए ना? याद रखोगे ना ये चीज, ये कैसे डिपेंड कर रहा है? हाँ, अगला लिखो थिकनेस ऑफ मीडियम। ये देखो डी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डेप्थ होगा मीडियम का, थिकनेस होगा मीडियम का, उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। सेम चीज, मोर द थिकनेस मोर विल बी द शिफ्ट। हाँ, मोर द थिकनेस ऑफ मीडियम मोर विल बी द शिफ्ट। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? बातें मत करो निश्चल। अगला लिखो वेवलेंथ। अगला लिखिए वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो भैया, देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी, सुन रहे हो, वेवलेंथ अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब शिफ्ट क्या हो जाएगा? कम। तो विद इंक्रीज इन वेवलेंथ शिफ्ट डिक्रीजेस। विद इंक्रीज इन वेवलेंथ शिफ्ट डिक्रीजेस, ठीक है। वेवलेंथ के बढ़ने से शिफ्ट कम होती चली जाएगी। सबको आ गया समझ में? अब यहां क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो अभी आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, मतलब जब आप अभी, क्योंकि टॉपिक तुरंत पढ़े हुए हो तो आपको लगेगा कि एकदम ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होगे और एग्जाम में 27 सवाल और होंगे, हैं, तब आप लोग क्या करोगे? तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो तब कंसेप्ट पे स्टिक करना, रट के मत जाना, समझ के जाना। वहां पे क्वेश्चन जब किया करो तो कभी कभी देखो कुछ लोग लिख रहे हैं, अपना मस्त है लिखने में, लिखना जरूरी है, समझना थोड़ी जरूरी है। लिख थोड़ी पाएंगे घर जाके। इधर देखिए हमने क्या कहा, सवाल क्या है? लिखो एक क्वेश्चन लिख लो। टू मीडियम्स, ठीक है, टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 and 1.45, two mediums of refractive index 1.4 and 1.45, ठीक है। बैठी बैठी बैठी, काहे लेट आ रही? अच्छा स्कूल गए थे क्या? अच्छा चलो भाई, हमको लग रहा है टाइमिंग लेट करनी पड़ेगी अब से, ठीक। चलो कितने बजे छुट्टी हो रही है? 2 बजे। 2 बजे छुट्टी हो रही है? पौने 2, 1:40, 1:45। अच्छा ठीक है। सर तो क्या बोला? टू मीडियम, हाँ, टू मीडियम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 and 1.45, ठीक है।
इन दोनों में से किस में जो है शिफ्ट ज्यादा होगा? दोनों में से शिफ्ट किस में ज्यादा होगा? 1.45। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, लेकिन बस वहीं पे याद रखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, पेपर में। ठीक है, चलो टॉपिक डालो। इसके बाद लिखो बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर, अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर। इसका डायग्राम पेपर में बनाने को आता है, सही से समझिएगा। पेपर में इसका डायग्राम बनाने को आता है, ठीक है। आओ सभी लोग बोर्ड पे देखो, ये एक मीडियम है, पानी, पानी वाटर की बात की, अच्छा पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पानी में जो है एक स्टिक पड़ी हुई है, देखना बेटा, ये एक स्टिक रखी है पानी के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि पानी के अंदर का जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। क्या बोला मैंने? पानी के जो अंदर वाला हिस्सा होगा, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो अंदर वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है ये कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा सा ऊपर, अपेरेंट डेप्थ इसकी ऊपर होगी, है ना, रियल डेप्थ ये नहीं। तो क्यों होगी, कैसे होगी, इसी का डायग्राम समझना है। देखो एक पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट से दो रे ऑफ लाइट लेके जाओ, एक रे ऑफ लाइट ऐसे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों पॉइंट्स पे क्या बनेंगे? नॉर्मल बनेंगे। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही, मतलब नॉर्मल से कहां भागेगी? अब देखो यही आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लेना। अब पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर ट्रिक बता रहा हूं बनाने की। ये डेंसर से रेयर नॉर्मल से कहां भागी? अवे भागी, ये अवे भाग गई। अब इन दोनों ही रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके एक पॉइंट पे मीट कराना है। अब इसको यहाँ पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराओ और यहाँ पीछे की तरफ क्या कराया, तो यहाँ पे जाके कट कर गई दोनों। तो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से देखने में क्या लगेगा या ऊपर से देखने में क्या लगेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। ये हो गई रियल डेप्थ, ये क्या हो गई? बात समझ में आ रही है? मतलब ये शिफ्ट आ गया, अरे ऐसे से ऐसे हो गई, रियल डेप्थ अपेरेंट। नहीं समझ में आया? अब आप लोग को एक तरीका बताते हैं सही से बनाने का, है ना। ये तो कंसेप्ट हो गया, लेकिन पेपर में अगर ऐसे बनाओगे या अभी अपनी कॉपी में अगर ऐसे बनाओगे ना, तो पहले आप लोग रेस को आगे लेके जाओगे, लेकिन जब पीछे मीट कराओगे तो अरे मीट ही नहीं कर रही सही जगह पे। यही होने वाला है, इसीलिए आप लोग सिस्टम लगाओ। समझ तो गए ही हो ना। अब सिस्टम ये लगाओ एंड वो पॉइंट डिसाइड कर लो पहले जहां पे इमेज बननी है। पॉइंट कहां पे है? वो ये वो पॉइंट है, इसी की सिधाई पे होना चाहिए। अब दोनों रेस को अंशुमन भैया कहाँ ध्यान है? किताब में बनी है स्टिक, इतनी मोटी बनी है, हैं? और उसमें बताया गया है कि इसी पॉइंट से खींचना है इसे। किताब में क्या देख रहे हो? ये देखिए, इस पॉइंट से ये दो रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाइए, गई दोनों, एक ऐसे गई एक ऐसे गई। अब इन्हीं को सीधे ऐसे मार दो, समझ में आया क्या काम है? अब ये ऐसे आई थी वैसे गई थी, ऐसे आई थी वैसे गई थी, पीछे मीट यहाँ पे कर गई। सिस्टम समझ गए? बना लो, बना लो, बना लो, सही से साफ सुथरा बना लो। कि घर जाके बनाओगे? घर जाके बना लोगे? ठीक है, तो घर जाके अच्छे से बना लेना। हाँ, घर पे बना लीजिएगा अच्छे से जाके, सिस्टम से धीमे धीमे। हम आगे बढ़ते हैं, जगह छोड़ दो, पानी बना के जगह छोड़ दो। चलो फिर लिखो। अब जैसे अभी तक बच्चे नीचे गिर गए, आ गया वो है
चल क्या बोला भैया, ये बना लोगे ना। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग बाहर से देख रहे थे और अंदर वाली चीजें उठी हुई दिखाई दे रही थी। अब भैया मछली जो अंदर बैठी होगी वो जब बाहर की चीजों को देखेगी तो कैसे देखेगी, ठीक है। अब उल्टा काम करते हैं, क्या डालें, देखो। हाँ बेटा, क्या हुआ, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, वैष्णवी डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, सभी लोग इधर देखो भैया, ये पानी है और ये मछली जल की रानी है। अब देखो सभी लोग, ये मछली की आंख है अर्जुन, हाँ है, ये मछली की आंख है, पीछे मछली होगी। अब इधर देखो, अच्छा अभी, अरे फिर मस्ती, इधर देखो। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये अर्जुन है, मछली अर्जुन को देख रही है, सही है। तो अब होगा क्या कि अब अर्जुन जो है मछली के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आएगी अर्जुन से, ये सही है। इस पॉइंट पे पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाया। अब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है ना, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, ये मछली की तरफ क्या हो गई, नहीं समझ में आया। अब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो, यहां पे कहां जाके इमेज बनेगी, ठीक है, उधर ही रखना है, उधर ही रख दो, हाँ उस वाली कोचिंग में रख। तो यहां से रे ऑफ लाइट पीछे गई और इमेज कहां जाके बनेगी, यहां जाके बनेगी। अरे नहीं, अपना घर नहीं है, हाँ वहां जाके इमेज बनेगी, यहाँ पे आ गया ना सबको समझ में। आप लोग इसी की सिधाई पे बना दीजिएगा इमेज, बना लोगे घर जाके। अब सभी लोग एक बात समझ गए होंगे कि जब पानी के बाहर से देखा जाता है पानी के अंदर तो करीब दिखती हैं चीजें, और अंदर से बाहर देखा जाए तो दूर दिखती हैं चीजें। आगे सबको समझ में। अब अपनी अपनी किताब में पढ़ो, ये टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये घर पे आप लोग करिएगा ये सब चीजें, पढ़ो। सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमें क्या पढ़ने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़िए बेटा सब लोग, पढ़े। अ स्टार appears twinkling in the sky due to change in refractive index of air with temperature। देखो, अगर आपसे पूछा गया कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, वो टिमटिमाते क्यों हैं, तो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब इसका पूरा रीजन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, स्टार appears twinkling in the sky due to change in refractive index of air with temperature। देखो हमारे, बेटा सुन रहे हैं ना, हमारे और स्टार्स के बीच में एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेयर है ना। तो भैया एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग है। क्या बोला मैंने, एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स है ना। भैया आपको पता होगा कि ये आसपास धरती के पास में जो लेयर होती है वो ज्यादा डेंस होती है, पता है सबको। अरे यहाँ हवा बढ़िया है ना, लेयर्स पास पास हैं, ऑक्सीजन मिल रही है आपको मजबूत। ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी, हवा हल्की होती जाएगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या हो जाती है, तो और भी गैसेस हैं। लेकिन हम समझा क्या रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स में डेंसिटी क्या है, अलग अलग, तो अलग अलग लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा। इसका मतलब लाइट जब स्टार से आ रही होगी तो वो रिफ्रैक्शन करते हुए आ रही होगी, ट्विंकल करते हुए, मतलब इसीलिए वो ऐसे ऐसे दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए देखते हैं। चांद से नहीं दिखेंगे, चांद से नहीं दिखेंगे, चांद
हाँ। अब देखो चांद से क्यों नहीं दिख रही हैं, चांद में वो क्यों नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग क्यों नहीं हो रही, स्टार्स में ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, चांद से लाइट नहीं आती, चांद की खुद की लाइट कहाँ है। अगर चांद से तारों को देखते, चांद से तारों को देखते, अच्छा वहां तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अच्छा सवाल कुछ और था, इनका सवाल था चांद से तारों को देखें तो चांद, जब चांद में नील आर्मस्ट्रांग गया होगा तो सितारों को देख रहा होगा तो ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे। ठीक बात, चलो आगे बढ़े बेटा, सेकेंड पॉइंट पढ़ो। सन इज सीन a few minutes before it rises above the horizon in the morning, while in the evening few minutes longer after it sets. सूरज उगने से पहले ही थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो उसकी इमेज दिख जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से। सूरज यहाँ है, सूरज कहाँ है, ओजस वहां कहाँ है, ये तो ऑब्जेक्ट है। सूरज कहाँ दिखाया मैंने अभी अभी, तुम कहाँ देख रहे पीछे, इधर देखो, अच्छा यही है। तो ये सूरज है जो कि धरती के थोड़ा सा मतलब, ठीक है, बर्फ पड़ रही क्या, नहीं नहीं कुछ और है, कीड़े सफेद सफेद, ओह अच्छा, हाँ भैया देखो अच्छा बेटा बातें नहीं, इधर देखो कीड़े ही, इधर देखो। ये मान लीजिए कि भैया सुन रहे हो, ये धरती है, ये अर्थ है, सही है, पता है ना सब चीजें। अब होता क्या है कि जैसे अर्थ गोल है तो यहाँ पे जो है कौन है, अंशुमन, अंशुमन यहाँ पे। अब भैया सूरज कुछ देर बाद उगेगा लेकिन अंशुमन को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा होगा, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहा होगा उनको, और डूबने, और सूरज जो है वो डूब चुका होता है फिर भी थोड़ी देर तक दिख रहा होता है, सेम आंसर रिफ्रैक्शन की वजह से। चलो अगला पढ़ो बेटा। A coin kept in the vessel and not visible when seen from just below the edge of the vessel can be viewed from the same position when water is poured into the vessel. अरे एक वेसल में पानी डाल दो तो सिक्का दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो उठ जाएगा, उठ जाएगा तो सिक्का दिखने लग जाएगा, है ना। फिर क्या है, अरे यही सब चीजें हैं। उस दिन बताया था स्विमिंग पूल उतना गहरा होता है लेकिन उतना गहरा लगता नहीं, ये सब वही रीजंस है, ठीक है। सबको आ गया समझ में। तो आपका काम क्या है, आप लोगों को डायग्राम बनाने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो घर पे करने हैं, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं और जो बात करता दिख गया वो लपेट दिया जाएगा, ठीक है। आइए न्यूमेरिकल्स देखिए बेटा। पहला, a water pond appears to be 2.7 मीटर डीप। एक वाटर पॉन्ड जो है निश्चल, वो कितना गहरा है, 2.7 मीटर। हाँ, तो उसकी थिकनेस 2.7 मीटर है। टेक्निकली ये रियल डेप्थ भी है निश्चल ना। If the refractive index of water in the pond is 4/3, find its actual depth, appears लिखा था क्वेश्चन में, ये apparent depth है, appears लिखा था, ये apparent depth दी है 2.7, क्या पता करनी है, रियल डेप्थ पता हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, सही है। हाँ बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 4/3, रियल डेप्थ निकालनी है, अपैरेंट डेप्थ 2.7, तो ये 3, 0.9, 3.6, ये आ गया 3.6 मीटर। समझ आ ही गया होगा सबको, तो लिख क्या रहे हो उसको। चलो अगला देखो, अर्जुन समझ गए, आज जो पढ़ाया सब समझ में आया,
वीडियो देख लिए थे? काहे? अच्छा कल ही आए हो। नमन कहाँ है? अभी तो आया था। पढ़े? चलिए अगला देखिए, देखो बेटा हर्ष, a coin is placed at the bottom of beaker containing water। एक बीकर के बॉटम में कॉइन रखा है। ये बीकर में पानी भरा है और उसके बॉटम में क्या रखा है? सिक्का रखा है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 टू अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। गहराई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। By what height the coin appears to be raised when seen from vertically above। ऊपर से देखने में कितना उठा हुआ दिखाई देगा। तो क्या निकालना है? शिफ्ट। हमें क्या निकालना है? शिफ्ट। कितना उठा हुआ, मतलब ये चीज सही है। तो क्या फॉर्मूला बताया था? शिफ्ट इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग रिफ्रैक्टिव, बेटा सुन रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ से अपैरेंट डेप्थ निकाल लो। अपैरेंट डेप्थ को 12 से माइनस कर दो, शिफ्ट आ जाएगा। देखो नहीं समझे? एक बार और बोलें, ये निश्चल क्या दिया है? इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ लगाओगे तो अपैरेंट डेप्थ आ जाएगी, ये आ जाएगा। इसको 12 से माइनस कर देना, ये आ जाएगा। या सीधा फॉर्मूला लगा दो शिफ्ट का। थिकनेस कितनी है? 1 माइनस 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू की जगह 4/3, 12 1 माइनस 3/4 1/4, ये कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये आ गया। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? आगे बढ़े। जल्दी जल्दी करो। आखिरी सवाल एक देख लो, और थर्ड वाला। क्वेश्चन थर्ड देखिए। A postage stamp kept below a rectangular glass slab of refractive index 1.5। एक ग्लास के नीचे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? उस ग्लास के नीचे एक पोस्टेज स्टैम्प रखा हुआ है। उसको ऊपर से देखने पे it appears to be raised by 7 mm। ये मत कहना कि जरूरी बात कर रहे थे, समझ रहे? आदित्य बाबू एक आखिरी बार और देखेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। कल से आगे बैठा करो तुम, समझ में आ रहा है? हाँ, अरे यार एक वो पेपर वेट जैसा नहीं होता है, हाँ पेपर वेट ग्लास का बना होता है, उस पेपर वेट को जो है पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर रख दिया। अब आप लोग ऊपर से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिखने में थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा। तो कितना उठा हुआ है? 7 mm। तो 7 mm शिफ्ट हो गया। अब बताना क्या है? कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब हमें निकालना क्या है? ठीक, तो इसी फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे। शिफ्ट की जगह क्या लिखोगे? 7 mm, क्योंकि ये mm में लिया है तो थिकनेस भी mm में ही आ जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 1.5। 7 इक्वल्स टू t 1.5 माइनस 1/1.5, 0.5 by 1.5 1/3, ये कितना आ गया? 21 mm, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर की क्या थी उसकी थिकनेस थी। क्लियर हो गया सबको? अब आपका काम है सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेने, ठीक है ना?
मतलब घर पे वो आप लोग को अच्छे से सॉल्व करने होंगे। सुनो, इस किताब में एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए रहते हैं, हाँ भैया, एग्जाम्पल भी सॉल्व किया करो। जिसको फिजिक्स में 100 में 100 लाने हैं वो एक एक चीज डिटेल में और प्रैक्टिस अच्छे से करेगा। आपको बता दें कि फिजिक्स का पेपर सबसे अच्छा पेपर आता है सभी सब्जेक्ट्स में। बहुत मुझे सुन लो ना बेटा, क्या बोला मैंने? हाँ, तो बाकी सब पेपर एकदम आसान, कुछ नहीं होता उनमें। इंग्लिश का पेपर आप संभाल लीजिए, इंग्लिश संभाल लीजिए अपनी, और फिजिक्स संभाल लीजिए। बाकी सब तो है, तुरंत हो जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पढ़ोगे तो मतलब। लेकिन फिजिक्स का पेपर आप पढ़ के भी जाओगे तो भी ट्रिकी आता है। अभी जब आप लोग दिसंबर नवंबर में हम लोग जब सिलेबस खत्म करके क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आता। गलती से एक आध डेफिनेशन पा गए आप पा गए, वरना डायरेक्ट सवाल आता ही नहीं है फिजिक्स में। इसीलिए कह रहा हूँ फिजिक्स सही से पढ़िए, वरना अभी पहला पेपर देखोगे और डक जाएगी आप लोगों की, लगे कुछ पढ़ाई नहीं है। समझे? चलो एक बार शुरू से लेके अंत तक हम सारी चैप्टर्स की वीडियो फिर से बना देंगे। टॉपिक डालो अगला। टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इस चैप्टर का आखिरी समझ लीजिए सेक्शन है, ये चौथा पार्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। आओ समझे, सही से समझिएगा। ना समझ में आए घर जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए दोबारा बताइएगा। ये जितना भी पढ़े हो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सुन रही है ना वैष्णवी? हाँ, ये एक सरफेस है, ठीक है, जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। सुनिए बेटा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ये सरफेस है जो दो मीडियम्स को क्या कर रही है, नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है और ये वाला मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम है। अब इस सेक्शन में लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर जाएगी, हमें उसी से मतलब है। कहां से कहां जाएगी? डेंसर से रेयरर लाइट जाएगी। बात समझ आ गई? कैसे जाएगी, क्या जाएगी, समझ लो। देखो, मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयरर जा रही है, बनाया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एक और रे ऑफ लाइट जा रही है, डेंसर से रेयर, बनाया नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और रे ऑफ लाइट भेजो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब समझना क्या है हम लोग को, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं, छोटा, सही है। अब ये जो डेंसर मीडियम है, यशिका बेटा देखिए ना, ये जो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम ग्लास का बना है मान लो, और ये ऊपर वाला कौन सा मीडियम है, एयर है। ये ग्लास है, ये एयर है, हमने मान लिया, वाटर एयर हो सकता है, ठीक है। अब इस डेंसर मीडियम का एक क्रिटिकल एंगल वैल्यू होगा। क्रिटिकल एंगल क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल डेंसर मीडियम की एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है। मान लीजिए ग्लास का बना है और ग्लास का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42 डिग्री होता है, दिख रहा है? ग्लास के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? अब इस 42 का महत्व क्या है कि यहां पे जो लाइट टकरा रही है वो मान लीजिए कि 42 डिग्री से कम एंगल पे टकरा रही है। मान लो लाइट 30 डिग्री पे टकरा रही है और 30 जो है वो 42 से क्या है, कम है, तो लाइट रिफ्रैक्शन कर जाएगी, पार चली जाएगी, डेंसर से रेयर जा रही है, कहां चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन करेगी।
रिफ्रैक्शन होता है तो थोड़ा बहुत क्या होता है, अब यहाँ पे ये लाइट जो है 42 डिग्री के ही एंगल पे टकरा रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल दोनों क्या है, बराबर है। दिख रहा है ऋषु? तो लाइट जो है सरफेस पे से ग्रेस करेगी, ना उधर जाएगी ना इधर आएगी, क्या करेगी, ग्रेस करेगी। अब हमको ये बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या 90 डिग्री है? बात समझ में आई? और अगर कहीं लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा, मतलब मान लो 45 डिग्री से टकरा गई या कोई भी जो कि 42 से क्या हो, तो लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी उतने ही एंगल से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। नहीं समझ में आया? तीनों बातें समझ में आई? अब आपको सबसे पहले इसमें समझना है क्रिटिकल एंगल क्या है, समझे? क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का वो एंगल है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि अगर लाइट उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से टकराती है तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 बनेगा। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। क्या बोला अनुष्का ने? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, ताकि रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बने, 90। हाँ, अब ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ग्लास का अलग होता है, ग्लास का 42 होता है, डायमंड का 24 होता है। ग्लास का 42, डायमंड का अलग अलग मीडियम्स का अलग अलग। नहीं समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखो कि पहले ये बनाओगे डायग्राम, डेफिनेशन बोल रहे पहले देखो, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखो। क्रिटिकल एंगल बोले, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium. Critical angle is the angle of incidence in the denser medium, corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. Corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. आगे सबको समझ में नहीं आया? अब बना लो डायग्राम। देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि भैया अलग अलग मीडियम का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो कैसे अलग अलग होता है इसको समझने के लिए हटा रहे हैं। जैसे हमने आपसे क्या कहा, बेटा इधर देखो, उत्तर इधर ध्यान दो आदित्य, कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल मैंने कितना बताया, 42 डिग्री को, और डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या बताया, 25 दिया गया, 24, ठीक है, लगभग 25 थे कुछ, ठीक है। आइए देखिए, अब भैया ग्लास का 42 है और डायमंड का 25 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.41, इसका होता है 2.10, ग्लास का 1.5 और डायमंड का कितना होता है 2.41। अब देखो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है बेटा, बोर्ड पे देख रहे हैं ना, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल क्या है, कम है। ये बात समझ में आ गई है?
तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल पर डिपेंड करता है, हमको ये समझना है। देखो टॉपिक, रिलेशन बिटवीन refractive index and critical angle. Relation between refractive index and critical angle. हाँ भैया देखो, देखें जैसे हमने क्या कहा, ये मीडियम है, ये डेंसर है, वो रेयरर है, ठीक है। ये लाइट जा रही है, ये अपना नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट ऐसे गई ग्रेस करते हुए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, सही है ना। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो क्रिटिकल एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। अब बताओ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल भैया लॉ क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन ये उसके लिए जब लाइट रेयरर से कहाँ जा रही है? अभी कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर जा रही, मतलब हमें इसको हमें उल्टा कर देना है, डेंसर से रेयरर। बस ये लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है? समझ आ रहा है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब जब डेंसर से रेयरर जा रहे होंगे तो I किसके बराबर होगा? IC के। तो R किसके बराबर होगा? 90 के। दिख रहा है? तो डेंसर से रेयरर इज इक्वल टू साइन IC, और साइन 90 डिग्री कितना होता है? तो डेंसर से रेयरर का साइन IC अपॉन 1 है, तो रेयरर से डेंसर का क्या होगा? 1 अपॉन साइन IC। बोलो बात समझ आई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज 1 अपॉन साइन IC। अब इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि IC जैसे जैसे बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे वैसे घटेगा, क्योंकि साइन है ना, तो 0 से 90 डिग्री का साइन बढ़ता है। नहीं पढ़ने पड़ा? लिखो तो समझ आ गया सबको ये? इसके बाद लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? भैया बातें मत करो। देखो, एक तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो पहला हो गया, देखो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस विल बी द क्रिटिकल एंगल। पहला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम क्रिटिकल एंगल, ठीक है। फिर लिखो दूसरा टेम्परेचर। increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature, बढ़ने से बढ़ता है। कैसे? आओ बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, नजरें बोर्ड पर रखो। टेम्परेचर पे कैसे? इधर इधर। मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा?
हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वेवलेंथ वाला लिखवाएं ना लिखवाएं? वेवलेंथ, अरे सीधी सी चीज है, वेवलेंथ बढ़ाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। आ गया सबको समझ में? आ ही गया होगा। किसी कोई समस्या? सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? चलो फिर अगला टॉपिक डालो। कितना बच गया? 4, एकदम 4 ही। टॉपिक डाल दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे हो नहीं पाएगा आज का, कल ही हो पाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। आप लोग का आज का काम क्या है? सुनो, रिवीजन तो कर रहे हो ना? जिनको 90 एंड अबव, 95 एंड अबव चाहिए वो रिवीजन पे फोकस करा रहेगा, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कुछ नहीं करना चाहता है जिंदगी में, है ना? वो अपने आप समझ लेगा। चलो।